हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज कंप्लीट करी थी। फर्स्ट चैप्टर की लाइन टू लाइन रीडिंग के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं फिर इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। अब देखिए, हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बेसिकली आपको मतलब एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, तो हम शुरू करते हैं एटम से, जिसके अंदर हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। वो किन किन पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, उन सबको स्टडी करेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, इन सब की स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो अब देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, मतलब इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और फिर हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग सेक्शन से। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है भी हमें ये पता चल जाएगा भी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी, उस प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम देखेंगे भी थॉमसन मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। साथ ही साथ हम डी ब्रॉगली रिलेशनशिप और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कवर करेंगे। फिर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इन सब से। फिर हम ऑफबो रूल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो हम इसे भी देखने वाले हैं। और क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखना सीखेंगे एटम्स का, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ना। ये तो स्टूडेंट्स कहता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, मतलब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। अब अगर हम शुरू करते हैं भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमने करना क्या है, तो सबसे पहले लाइन से मैं रीड करने वाली हूँ। द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स can be traced to the differences in the internal structure of atom of these elements। वो कहता है भी जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग केमिकल बिहेवियर होता है, वो हमें कैसे पता चल सकता है, जब हम एक एटम के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तो हमें सारे केमिकल बिहेवियर क्या है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पता चल जाएगा। The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers। एटम की जो एग्जिस्टेंस थी, हमें कब पता चला भी एटम एग्जिस्ट करता है, अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स से हमें पता चला। ठीक है, कब पता चला, 400 BC में। Who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter। जो क्या कहते थे, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। देखिए दोबारा लाइन रीड करती हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज़ बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर। जो एटम की एग्जिस्टेंस है, भी एटम एग्जिस्ट करता है, ये अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर के टाइम से ही हमें पता चल गया, 400 BC के अराउंड से हमें पता चल रहा है। और उन्होंने ये बोला भी एटम क्या है, एटम एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। और उनके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू देम, द कॉन्टिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। इनका ये मानना था भी एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। वो कहता है जब हम मैटर को सब डिवाइड करते हैं तो एटम आता है, और एटम को जब हम सब डिवाइड करते हैं तो कुछ भी नहीं आता, एटम सब डिवाइड नहीं हो सकता। लाइन देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू देम द कॉन्टिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर, भी मैटर को बार बार डिवाइड करोगे तो वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम, वो एटम ही देगा, बार बार डिवाइड करने से वो हमें एटम ही देगा, विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जो फर्दर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो। क्या किस ग्रीक वर्ड से आया है, एटोमियो से हमें एटम मिला है, विच मीन्स
कटेबल, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे हम कट नहीं कर सकते, जो क्या है नॉन डिविजिबल है। अब देखो इनके अकॉर्डिंगली एटम क्या है, एटम एक अनडिविजिबल पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मैटर को जब सब डिवाइड करते थे तो एटम आता था, लेकिन फिर एटम को सब डिवाइड करते थे तो वो आगे कुछ भी नहीं यील्ड करता था। एटम का मतलब ही क्या होता है, एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल अनकटेबल, जिसे हम काट नहीं सकते, जो डिवाइड नहीं हो सकता। These early ideas were mere speculations and there was no way to test them experimentally। वो कहता है भी ये उनकी एक मतलब वो बोला करते थे ऐसा, लेकिन इनको इसको चेक करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटली कोई टेस्ट नहीं था। ठीक है, These ideas remained dormant for a very long time। ये आइडिया जो इनके चलते आ रहे थे, बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे थे, and were revived again by scientists in the 19th century। और फिर से इस आइडिया को आगे लेके आया गया 19th सेंचुरी के अंडर। The atomic theory of matter, अब आई एटॉमिक थ्योरी मैटर की। The atomic theory of matter was first proposed, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, The atomic theory of a matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton। जॉन डेल्टन एक साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट ने, डेल्टन साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो जॉन डेंटल जो साइंटिस्ट है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया। अब ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808, जो क्या थे, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, 1808 टाइम था उस टाइम पर। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता था। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, और ये कहा जाता है भी एटम क्या है, एक अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का। समझ पा रहे हैं आप क्या हुआ, अभी तक जो हमारी जो पुरानी सेंचुरीज थी उनके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता था एटम वाज अनकटेबल, अनडिविजिबल, उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये थ्योरी बहुत टाइम तक चलती आई। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक थ्योरी आई मैटर की, जो कि जॉन डेल्टन ने 1808 के अंदर दी, और उन्होंने बोला, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने ये स्टेट किया भी एटम क्या है, एक अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass। जो law of conservation of mass हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, that mass can neither be created nor be destroyed। मतलब कि रिएक्टेंट का टोटल मास जो है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। उन्होंने इसको स्टेट किया, इसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होती थी, याद कीजिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता था। मैं वाटर का एग्जांपल लेती थी भी, जिस सिटी में मैं बैठी हूँ यहाँ पर भी वाटर का वही रेशो रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो सेम रहेगा, 1:8 रहेगा। और अगर मैं माउंटेन्स पे चली जाती हूँ तो वहाँ पर भी जो वाटर का रेशो है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है, उनके वाटर के अंदर के एलिमेंट्स का रेशो है, वो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन कर पाए, और साथ ही साथ वो किसे एक्सप्लेन कर पाए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ये सक्सेसफुली इन तीनों लॉज को एक्सप्लेन कर पाए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी मैं आपको बता चुकी थी भी, जब दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें से क्या होता है, किसी एक कंपाउंड के अंदर उस एक एलिमेंट की रेशियो फिक्स हो जाएगी, और जो दूसरा एलिमेंट की रेशियो है उन दोनों कंपाउंड्स में वो होल नंबर रेशियो में लाई करेगी। तो ये तीनों लॉज क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिए थे। However, it failed to explain the results of many experiments। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो हुए उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नॉन दैट सब्सटेंसेज लाइक ग्लास और एबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। लेकिन ये इन सब चीज़ों को नहीं समझा पाए भी, अगर आप ग्लास को या एबोनाइट को क्या करते हो, रब करते हो विद सिल्क या फर, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हो जाते हैं, क्वेश्चन अराइज करता है। वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इन दिस यूनिट हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस करी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th एंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की एंड तक और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करनी शुरू करी, उनकी हेल्प से हम देखने वाले हैं। दीज एस्टैब्लिश्ड दैट एटम्स आर मेड अप सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, इन्होंने जो ये चीज़ ऊपर कही गई भी एटम अनडिविजिबल है, अनकटेबल है, इन्होंने उसे गलत प्रूव किया। उन्होंने कहा एटम को हम फर्दर इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है डाल्टन से, अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये नहीं था।
ऊपर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही बोला भी एटम इनडिविजिबल है, एटम डिवाइड नहीं होगा, अनकटेबल है, कट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड आया और 20th सेंचुरी राइज करने लगी, ये चीज़ प्रूव हो गई भी एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, भी वो फर्दर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई है। 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये देखिए यहाँ लिखा है दीज एस्टैब्लिश दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऐसा कंसेप्ट जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से बहुत ही अलग था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, आइए देखते हैं। 1 सेकेंड। अब आता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी आती है। यस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटम को फर्दर डिवाइड करने के बाद आते हैं। एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम was obtained from the experiments on electrically discharged through gases। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ट्यूब ली, गैसेज वाली, और उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। वो कहता है इस पे चलने से पहले हमें एक ना छोटा सा बिहेवियर होता है चार्ज पार्टिकल्स का, उनके बारे में पता होना चाहिए। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अनलाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक, ठीक है, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इतनी चीज क्लियर है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। पहले हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं आपको हर बार बोलती हूँ ये चीज़, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रही हूँ, आपका काम होना चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको फटाफट से रीड कीजिए। तो मैंने आपको फर्स्ट पेज रीड करवा दिया और सेकेंड पेज की जो हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो करवा दिया है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके जो लाइन्स इनको एक बार अपने आप रीड कर लो। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया भी इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा भी एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हमने कुछ बात करी और फिर हमने ये भी बोला भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तीनों लॉज को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला भी जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म हुई और 20th सेंचुरी आने लग गई तो ये देखा गया भी एटम फर्दर सब डिवाइडेड है और वो 3 पार्टिकल्स में सब डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। तो ये चीज़ भी हमारी गलत प्रूव हो गई। तो अब हम इन डिस्कवरी करने वाले हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन से शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले आप रीडिंग लेंगे, वीडियो को पॉज करके। बच्चों मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर रीडिंग नहीं लोगे मेरे सुनने से कुछ नहीं होगा, खुद से रीड करो, पक्का करते जाओ, ये ठीक है। एक पैराग्राफ क्लियर है, अगले पैराग्राफ पे चलो। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करके इसको रीड करेंगे। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई है मेन लाइन भी, ऊपर इंडियन ग्रीक फिलोसफर ने क्या कहा, इंडिविजिबल है, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा, फिर नीचे ये आया भी वो सब डिवाइडेड है। तो इन्हें अंडरलाइन कर लो ताकि जब अगली बार पढ़ो तो ये 3 पॉइंट बस सीधा माइंड में आए भी हाँ इस पैराग्राफ में बस इतना ही लिखा है। या फिर इस पैराग्राफ के साइड पर एक बॉक्स बना लो, उस बॉक्स में 3 पॉइंट्स लिख दो भी इस पैराग्राफ में ये चीज़ डिटेल में बताई गई है। ठीक है, तो फटाफट से इसको रीड कीजिए। तो अभी हमने ये देखा है भी जो एक एटम है वो फर्दर सब डिवाइडेड है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में या न्यूट्रॉन्स में। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखने वाले हैं। तो देखिए मैं इसे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। यस, ओके स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन 1830 के अंदर माइकल फैराडे शो दैट, इन्होंने क्या शो किया हमें, माइकल फैराडे ने, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास कर दिया जाए तो केमिकल रिएक्शंस अकर एट द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पर केमिकल रिएक्शन अकर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैथोड और एनोड, उनकी बात हो रही है, राइट, विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, या तो मतलब मैटर की डिपोजिशन होगी, उस पर डिपॉजिट हो जाएगा या वो वहाँ से लिबरेट हो जाएगा। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू विल स्टडी इन क्लास 12, हम क्लास 12 के अंदर इसको स्टडी करेंगे। दीज रिजल्ट सजेस्टेड दैट पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की नेचर को भी एक्सप्लेन किया। इन मिड 1850 many scientists, mainly Faraday, began to study electrically discharge in partially evacuated tubes। पता क्या हुआ, मतलब ये 1850 की बात है। अब क्या है,
ठीक है। 1850 के टाइम पे इन्होंने इवैक्यूएटेड ट्यूब्स की हेल्प से क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। उन्होंने उसको नाम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है। इट इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 2.1। यहाँ पे फिगर 2.1 अभी आपको मैं शो करती हूँ, उसमें दिखाया है ए कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स सील्ड इन इट। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड सील्ड होते हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ स्ट्रक्चर ताकि थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं आपके सामने 2.1 डायग्राम है और 2.1 में ए और बी पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ आपको कैथोड देखने को मिल रहा है और एक तरफ आपको एनोड देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको मैं शेड कर रही हूँ। दोनों एंड्स पर आपको इलेक्ट्रोड्स देखने को मिल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम अपने कंसेप्ट पर वापस आते हैं। ये देखिए, इन 1830 in mid 1850 many scientists, mainly Faraday, began to study electrically discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes, है ना। It is depicted that a cathode ray tube is made up of glass containing 2 thin pieces of metal, वो 2 thin pieces metal के उससे बने हुए हैं। ठीक है, called electrodes, जिन्हें हम electrodes कहते हैं। The electrical discharge through the gases could be observed only at low pressure and high voltage। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने आपको 3 डायग्राम बना के दिखाए थे और मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमने लो प्रेशर प्रोवाइड करना है ना। तो वो यही बोलता है भी जो डिस्चार्ज अकर होती है ये थ्रू गैसेस ऑब्जर्व की जाती है एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पर। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। हम प्रेशर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जब हम हाई वोल्टेज अलोंग द मतलब अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड के थ्रू अप्लाई करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। करंट क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। मूविंग द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और एनोड को पॉजिटिव। मतलब आप ये देखिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाएगा, कैथोड से वो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, These were called cathode rays और कैथोड रे पार्टिकल। इन्हें कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल कहते हैं। ये एक नेगेटिव कैथोड से पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode। बाद में जो इसका फ्लो था वो कैसे चेक किया गया, एनोड के अंदर एक होल कर दिया and the coating of tube behind the anode with the fluorescent material जिंक सल्फाइड। और एक देखी गई, देखिए इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने चेक किया भी जब प्रेशर लो था ना तो करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, फिर सेकंड इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये चेक करी भी, इन्होंने क्या किया, एक होल कर दिया एनोड में और ठीक है एक कोटिंग उन्होंने देखी एनोड की, मतलब बिहाइंड द एनोड किसकी कोटिंग थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। जब ये रेज मतलब एनोड से पास करती है ना तो ये जिंक सल्फाइड पर जब कोटिंग पर स्ट्राइक करती है तो एक ब्राइट स्पॉट इन्हें देखने को मिला। सेकेंड इनकी ये ऑब्जर्वेशन थी भी जो एनोड के पीछे कोटिंग है उस पे एक ब्राइट स्पॉट आता है जब ये क्या करती है, रेस पास आउट करती है। तो 2 ऑब्जर्वेशंस तो इनको ये देखने को मिली। आइए फिगर के अंदर भी चेक करते हैं। ये देखिए जो फिगर 2.1a है उसके अंदर उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब दिखाया है हमें। ठीक है, सेकंड में उसके में ये दिखाया भी एक तरफ कैथोड है एक तरफ एनोड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपको देखने को मिले, फ्लोरोसेंट कोटिंग। जब यहाँ से एनोड से क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट कोटिंग पर ना आपको एक ब्राइट सा स्पॉट देखने को मिलेगा जब रेज यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। रिजल्ट्स क्या आए देखो, इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया इससे क्या रिजल्ट्स आए। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से स्टार्ट करती है एनोड की तरफ जाती हैं। दीज रे देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल। ये खुद से विजिबल नहीं होती बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टन काइंड ऑफ मटेरियल। देखो ये खुद से विजिबल नहीं होती, इनके बिहेवियर को समझने के लिए हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई एनोड के पीछे जिसपे क्या हुआ, हिट करने के बाद एक वाइट ग्लो आया। मैंने आपको ये भी बोला था, मान लीजिए कि आपके पास खाली दीवार है वाइट कलर की, मैंने एक बॉल ली, उस बॉल को मैंने क्या किया, पेंट में डिप कर दिया और उस वाइट दीवार पर मैंने फेंका तो उस पर स्पॉट आ गया। इसका मतलब क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या लिया, स्क्रीन के पीछे मैंने एक स्क्रीन ऐसे ले ली जिसपे वो हिट करेगा तो मुझे स्पॉट दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले ली जिस पर वो हिट करेगा तो वो ग्लो करेगा। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स और कैथोड रे ट्यूब्स। जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स होती हैं वो कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं। एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट्स ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। क्या होता है, टेलीविजन स्क्रीन भी ना कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल से क्या होती है, परफोरेटेड होती है, लगी होती है उसके ऊपर, और वो भी क्या करती हैं, वो भी कैथोड रे ट्यूब्स का काम करती हैं।
ठीक है, और वो तभी हमें क्या होती है, वो विजिबल हो पाती है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। और क्या प्रॉपर्टी देखी गई भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हुई, एब्सेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम कैथोड टू एनोड ट्रैवल करेंगी। ठीक है, आगे देखिए। और अगर मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पहले तो उसने थर्ड पॉइंट में ये बोला भी अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। लेकिन फोर्थ पॉइंट देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब इनका बिहेवियर सेम होता है जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होता है, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखा जाता है जब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है वही इनके कैथोड रेज का मतलब बिहेवियर देखा जाता है। तो इस चीज़ से क्या प्रूव होता है भी, इनका बिहेवियर किसकी तरह है, इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। समझ पा रहे हो? पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया भी वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बताया भी अगर हम क्या करते हैं, स्क्रीन के पीछे कोई फ्लोरोसेंट चीज़ लगा देते हैं तो जब रेज ट्रैवल करती है ना, वो ग्लो करेगी, स्क्रीन उस पर हिट होने के बाद रेज जब हिट होंगी वो ग्लो करेगी। इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज एनोड से ट्रैवल की है, हमें कैथोड रेज की प्रॉपर्टी समझाती है। थर्ड उसने बोला भी अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। फोर्थ उसने बोला भी अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ना, तो वो ये बताता है भी कैथोड रेज ना इलेक्ट्रॉन की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह अपना बिहेवियर शो करता है। मतलब क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। आगे देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रेज की होती है वो किस पे होती हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वो मटीरियल इलेक्ट्रोड के मटीरियल पे डिपेंड नहीं करती, एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ना तो वो मटीरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, समझ पा रहे हो, ठीक है, ना तो वो मटेरियल पे डिपेंड करती है और ना ही नेचर पे डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के। दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम। तो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सारे एटम्स के। तो अगर किसी स्टूडेंट को इस पे इन डिटेल स्टडी करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जा सकते हो यूट्यूब पे। तरीका आपको मैं स्क्रीन पर अभी दिखा रही हूँ, आप देख भी सकते हैं। देखिए, आपने यूट्यूब चैनल खोला, अब आप यहाँ प्लेलिस्ट में गए, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लास 11 केमिस्ट्री, या फिर आप इसका पर्टिकुलर चैप्टर का भी आप नेम सर्च कर सकते हो। क्लास 11 केमिस्ट्री में आपने खोला तो आप देखिए ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, ये फर्स्ट चैप्टर की आ गई। अब देखिए सेकंड चैप्टर की वीडियो शुरू हो गई है, तो यहाँ से आप ये जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो ओपन करके इसको स्टडी कर सकते हो। मैंने बोर्ड पे बहुत अच्छे से विद डायग्राम्स इसे एक्सप्लेन किया, जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अब आप चलते हैं हमारे एनसीईआरटी की नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना, जो मैंने अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला आपको टॉपिक पढ़ाया है उसको ध्यान से रीड करिए। 5 मिनट लीजिए, फटाफट से उसकी रीडिंग लीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने रीड कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके रीड करने वाला काम करना है, ठीक है। आगे देखिए, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो जो हमने निकाला था वो देखेंगे। इन 1897 ब्रिटिश फिजिक्स जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज टू मास। हमने क्या किया, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एक सेकेंड, चार्ज इलेक्ट्रॉन का E होता है डिवाइडेड बाय मास m होता है। तो इन्होंने क्या किया, E/m जो रेशियो है ना, इन्होंने वो देखा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसने देखा, थॉमसन साइंटिस्ट ने देखा, ठीक है, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। अब देखो कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने उसके अंदर जे थॉमसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, चार्ज बाय मास रेशियो भी देखा, एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जो हमने भी पॉइंट बोला नहीं था भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुए, तो उन्होंने कुछ क्या किया, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही लगाई, एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रैवल कर रहे हैं उसके पाथ के भी परपेंडिकुलर लगाई। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने पार्ट से डेविएट होकर ना पॉइंट ए पर हिट करते हैं। मैं डायग्राम दिखाती हूँ पहले, ये देखिए, ये देख सकते हो। द apparatus टू डिटरमाइन द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए ये कैथोड से एनोड में आपको रेज आती दिख रही है। मैंने ऑरेंज से शो कर रही हूँ, मैं येलो से शो करती हूँ, आपको अलग से दिखेगा। ऑरेंज तो इसमें ऑलरेडी कलर प्रेजेंट है। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ से यहाँ कैथोड से जब एनोड से रेज आई, तो जब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई तो वो ए पॉइंट पर जाकर हिट होती है।
समझ पा रहे हो? जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी तो वो सी पॉइंट पर आके हिट होती है। देखिए ऊपर यही लिखा है, दोबारा देखते हैं, यहाँ आइए, मैं इसे जूम करती हूँ, देखो When only electric field is applied, जब इकलौती इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम द पाथ। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे थे, स्ट्रेट आ रहे थे, मुझे देखिए इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट आ रहे थे, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से अप्लाई की गई तो वो ऊपर की तरफ ए पॉइंट पर चले जाएंगे। देखिए व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर वो हिट करते हैं। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इकलौती मैग्नेटिक फील्ड नीचे से अप्लाई करेगी, स्ट्रेट आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो नीचे डेविएट कर जाते हैं, पॉइंट कहाँ पर चले जाते हैं, सी पर चले जाते हैं। बी केयरफुली बैलेंसिंग, बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जब हमने इन दोनों को बैलेंस करते हैं, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन्स टू द पाथ विच इज फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे हिट एट द स्क्रीन एट बी पॉइंट। क्या होता है, जब इकलौती इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉइंट ए पे ऊपर हिट होते हैं, जब हम सिर्फ मैग्नेटिक लगाते हैं तो सी पर हिट होते हैं नीचे। जब इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया जाता है तो वो कहाँ हिट करते हैं, पॉइंट बी पे स्ट्रेट हिट करते हैं। ठीक है, थॉमसन आर्ग्यूड, अब जे थॉमसन ने क्या आर्ग्यू किया, देखो आर्ग्यूड दैट अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ, जो ये डेविएट होते हैं, अभी ऐसे आ रहे थे और फिर ये ऊपर ऐसे ऐसे डेविएट हो गए, तो ये जो डेविएशन है अपनी पाथ से, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डेविएशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है पार्टिकल पे। अगर ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इंटरेक्शन भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़्यादा होगी और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ये चार्ज पे डिपेंड करता है, अगर चार्ज ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, अगर छोटा है तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, अगर बड़ा है तो कम डिफ्लेक्शन होगी। तो लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, पार्टिकल अगर लाइटर है, छोटा है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए थर्ड, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, भी कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफ्लेक्शन है, भी वो जल्दी से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो भी बढ़ जाएंगे, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दोगे तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। अब आगे देखिए चार्ज बाय मास, इन्होंने रेशो किस प्रकार से निकाला, by carrying out accurate measurement on the amount of deflection, भी कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, observed by the electrons on the electric field strength और magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E by m। थॉमसन ने क्या किया, चार्ज बाय मास की वैल्यू डिटरमाइन करी और वो कितनी आई, 1.758820 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, कूलम्ब पर केजी। ये आ गई, देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और मास की होती है केजी, तो कूलम्ब पर केजी हमारी यूनिट आ जाएगी। तो इसने क्या किया, थॉमसन ने इस जो एक्सपेरिमेंट है इसे चार्ज बाय मास की क्या करवा ली, रेशो में निकाल ली। वेयरएज एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि केजी में है, और ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जो कि कूलम्ब में है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा, माइनस ई आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर आ रही है। अब देखिए चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे डिटरमाइन किया, ये तो चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू बता दी। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको रीड करना है। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से कह रही हूँ लेक्चर सुनो, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ आ रहा होगा होपफुली आपको। अब वीडियो को पॉज करके इस सारे पैराग्राफ को, चार्ज टू मास रेशो वाले पैराग्राफ को समझो। अब देखते हैं हम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाला पैराग्राफ। यस, आर ए मिलिकन, अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो मिलिकन साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने डिवाइस किया एक मेथड जिसे बोला जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी जाना जाता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिटरमाइन करने के लिए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया। ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इन्होंने ये देखा द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब जो अभी तक प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, -1.60216 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ME होता है वॉज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स। मास हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स को कंबाइन कर देंगे थॉमसन की वैल्यू E/m से। देखो मास कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज को अगर आप E/m रेशो से डिवाइड कर दोगे ना तो मास आ जाएगा। मैंने ना इसको ढंग से नहीं लिखा, मैं इसको दोबारा लिख के दिखाती हूँ।
जो चार्ज है, जो ई होता है, उसको आपने किससे डिवाइड करना है? ई बाय एम रेशो से। ये m लिखा है मैंने, ये क्लियर नहीं हो रहा। E बाय एम रेशो से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो चार्ज आपको पता है कितना है? 1.60216 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको E बाय एम रेशो भी ऊपर कैलकुलेट किया, उससे डिवाइड कर दो तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आएगा? 9.1094 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये क्या आ जाएगा? हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब आगे देखिए, और चार्ज अगर आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ चार्ज में देखो, सर्कल डाल रही हूँ, ये रहा चार्ज। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव में है, माइनस 1.6 है। ठीक है, तो चार्ज और मास भी हमने क्या कर लिया? यहाँ से डिटरमाइन कर लिया। डायग्राम तो अभी आपको मैंने समझा ही दिया। तो अभी हमने क्या देखा? डिस्कवरी देखा इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम देखने लगे हैं डिस्कवरी प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का। उससे पहले वीडियो को पॉज करके अभी तक जो मैंने पढ़ाया एक बार फटाफट से उसकी क्विक रिविजन ले लीजिए। 2 मिनट लगाइए, फटाफट से देख लीजिए, कोई लाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम देखने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो हमने देख ली, अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की देखते हैं। इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैनाल रे ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज किसे कहते हैं? कैनाल रेज किसे कहते हैं? एनोड रेज को कहते हैं। कैथोड रेज हमारी कौन सी होती थी? इलेक्ट्रॉन्स होती थी। कैनाल रेज कौन सी होती है? एनोड रेज होती है या फिर प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसपे क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनकी अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? अनलाइक कैथोड रेज की तरह मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता था, याद रखिए, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता था। अभी बता के हटे हूँ, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। दे आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस साइन। ये क्या कहलाती है? पॉजिटिवली चार्ज गैसियस साइन। और वो क्या होती थी? नेगेटिवली चार्ज गैसियस साइन। सेकेंड, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? द चार्ज टू मास रेशो ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। ये किस पे चार्ज टू मास रेशो किस पे डिपेंड करता है? उस गैस पे डिपेंड करता है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और उसका चार्ज टू मास रेशो हमने कैलकुलेट किया था। इसका क्या होता है? वो डिपेंड किस पे करता है? गैस पे करता है जहाँ से आ रही है। थर्ड पॉइंट देखिए, some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electric charge। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर आप उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन। जो अपन ने उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखा था ना, अभी ऊपर डेविएट हो गया, बीच में चला गया, नीचे चला गया, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाता है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, 1 सेकेंड। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? स्मॉलेस्ट है और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है जो कि हाइड्रोजन से ऑब्टेन किया गया है और उसे प्रोटॉन कहते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज करेक्टराइज्ड इन 1919 के अंदर करेक्टराइज किया गया। लेटर ए नीड वॉज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। ठीक है, These particles were discovered by Chadwick। अब ये न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। भी देखो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, अब एक न्यूट्रल पार्टिकल आया जो कि चैडविक ने डिस्कवर किया। और वो कैसे डिस्कवर हुआ? बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। जब आपने बेरिलियम की थिन शीट को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाया तब वो जनरेट हुआ। वेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वर एमिटेड। तो क्या हुआ? प्रोटॉन से हल्का सा मास, थोड़ा ज़्यादा, वो एक निकला बाहर और इन्होंने उसे नाम दिया न्यूट्रॉन्स। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन द टेबल 2.1। 2.1 टेबल में सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई हैं। अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एटॉमिक मॉडल पर, और साइड में है मिल्किन ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।